हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिक एम विद एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों आज हम भूगोल से संबंधित नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पृथ्वी पर हमारा पर्यावरण, ये सबसे पहले भूगोल में टॉपिक दिया है और इसमें सौरमंडल। तो वैसे दोस्तों ये सारे के सारे टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं। अगर रीट की तैयारी कर रहे हो तो हमें सिर्फ दौरान में मैंने यहाँ जो भी शब्द लिखे हैं वो सिर्फ पेपरों में आए हुए शब्द हैं, चाहे किस भी तरीके से हो, तो कोई एक्स्ट्रा शब्द नहीं है। गौर से पढ़ना। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों और धूमकेतुओं तथा अन्य वन्य नहीं है, ये अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में क्या क्या आगे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु तथा अन्य आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वे सारे के सारे सौरमंडल के सदस्य हैं। ग्रह सूर्य या अन्य किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं, जो प्रकाशहीन होते हैं लेकिन सूर्य से प्राप्त परावर्तित प्रकाश से चमकते हैं। खुद का प्रकाश नहीं है उनका, लेकिन सूर्य से जो प्रकाश आता है परावर्तन के बाद, सूर्य से आने वाले प्रकाश के परावर्तन के बाद वे चमकते दिखाई देते हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 होते थे, लेकिन अब 8 ग्रह माने गए हैं। उस एक को रिजेक्ट कर दिया है। तो 8 ग्रह जो सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नानुसार हैं। ये दूरी बहुत बार पूछते हैं किस क्रम से है। तो सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह। ट्रिक मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की, अगर अच्छे लगे तो याद कर लेना। वैसे ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, याद कर लेना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ट्रिक में ग्रहों से संबंधित है, तो ग्रहों में याद कर लेना। साथ में बुध सुप्रीम कौन है? बुध सुप्रीम है, वो वर्ष अब करता है। बुध सुप्रीम है, ब्रश से अब करता है। बुध हो गया सुप्रीम को सु से शुक्र, प्री पृथ्वी, मैं मंगल, बृहस्पति, स से शनि, ऐसे अरुण, वैसे वरुण। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध सुप्रीम ब्रश अब करता है। कब? अब। शायद आराम से याद हो जाएगा। लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह, अवांतर ग्रह, ये कौन से ग्रह कहलाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। किनके बीच है? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में। पुच्छल तारे, जिन्हें धूमकेतु भी कहते हैं, ये पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने छोटे छोटे खंड होते हैं जो ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु के 3 मुख्य भाग होते हैं, नाभि, कोमा और पूंछ। एक तो यही प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, धूमकेतु के कितने भाग होते हैं? नाभि, कोमा और पूंछ। पुच्छल तारे किन्हें कहते हैं? धूमकेतु को। ये किसके बने होते हैं? पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के। सबसे ज़्यादा भाग पत्थर का होता है। उल्का अथवा टूटता तारा, ये कई बार पूछा गया है। तो उल्का परमाणु जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, उल्का परमाणु जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, उल्काएं घूमती रहती हैं,
जब वे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तब घर्षण के कारण ताप दीप्त चमकीली आभा उत्पन्न करते हैं। चमकीली एक आभा लकीर ऐसे उत्पन्न करते हैं, तो इसे उल्का या टूटना तारा कहते हैं। जब ये उल्का वायुमंडल में प्रवेश करती है, उल्का परमाणु, तब हम कई बार देखते हैं लंबी लाइन चमकीली आकाश में दिखाई देती है हमें, तब कहते हैं कि तारा टूट गया या उल्का आ रही है। ये उल्काएं पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जलकर नष्ट हो जाती हैं, पृथ्वी की ओर आते हैं, लेकिन ये रास्ते में ही घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि नष्ट होने से पहले ये पृथ्वी तक आ ही जाती हैं, अर्थात पृथ्वी पर एक भयंकर रूप से आकर पथरीला टुकड़ा गिरता है और खड्ड बन जाता है, तब इन्हें उल्का पिंड या उल्काश्म कहते हैं। समझ गए होंगे। अब अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश अक्ष व कक्ष के मध्य की कोणात्मक दूरी अक्षांश कहलाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के समानांतर वर्ताकार रूप से निर्मित काल्पनिक रेखाएं होती हैं। हम शुरू की क्लासों से लेकर पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ दोहरान करना है। अक्षांश रेखाएं जो पड़ी रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं जो खड़ी रेखाएं होती हैं। ग्लोब में, मानचित्र में शुरू में क्लासों में हमें पढ़ाया गया था ना, वही रेखाएं। दो अक्षांशों के मध्य के भूभाग को कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश है 23 डिग्री 24 डिग्री, तो उनके बीच का भाग है उसे कटिबंध कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या बहुत बार पूछा गया, ये 179 है, जबकि अक्षांशों की कुल संख्या 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या तो 179 है, जबकि अक्षांशों की कुल संख्या 181। ये कैसे हुआ? मान लीजिए ये कोई डिब्बा है, इसमें हमें 3 रेखाएं खींचनी है। कितने? 3, 1 2 और 3 रेखाएं। कितने? 3। अब भाग कितने बन गए इसके? ध्यान से देखिए, 1 2 3 4। ठीक इसी प्रकार दोनों गोलार्धों में जब गणना की जाती है तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, जबकि अक्षांश, ये तो अक्षांश बीच वाला हिस्सा, और ये रेखाएं 179 हैं और अक्षांश 181। प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन से? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। जो दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और 0 डिग्री मध्यान्ह रेखा या विषुवत रेखा भूमध्य रेखा। ये कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे मकर रेखा। इसी प्रकार देशांतर एवं मध्यांतर रेखाएं, इन्हें देशांतर या मध्यांतर रेखाएं भी कहते हैं। केंद्रीय मध्यांतर रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को देशांतर कहते हैं। ग्लोब या पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, उत्तरी ध्रुव को, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पर हम देखते हैं, ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनकी संख्या 360 है। अक्षांशों की 179 थी, इनकी 160। देशांतर 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम होते हैं। केंद्रीय मध्यमान रेखा, इसे प्रधान या म्योत्तर रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। यह यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन तथा अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो तथा घाना से गुजरते हैं। ये देश बहुत बार पूछे गए हैं कि किन देशों से ग्रीनविच रेखा गुजरती है, या किन देशों से, निम्न में से किस देश से ग्रीनविच रेखा वो नहीं गुजरती है। तो ये अपने को याद रखना है। यूरोप में तो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन
तथा अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो तथा घाना इन देशों से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर रेखा भी कहते हैं उसे, और यामोत्तर अर्थात देशांतर इसके लगभग होती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने यहाँ से यहाँ, मान लीजिए ये देशांतर, इस देशांतर से इस देशांतर तक आने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट का। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी सौरमंडल का एक स्थिर ग्रह न होकर गतिशील ग्रह है, हमें पता है। इसकी 2 गतियाँ मानी गई है। एक तो घूर्णन, जिसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं, देशांतरीय गति भी कहते हैं, आवर्तन गति भी कहते हैं, पृथ्वी का घूर्णन भी कहते हैं, अर्थात 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करना, यही घूर्णन गति है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, परिभ्रमण करती है, तो ये क्या कहलाता है? घूर्णन। एक होता है परिक्रमण। परिक्रमा किसी के चारों ओर की जाती है। ये कोई वस्तु है, इसके चारों तरफ, ये तो है परिक्रमा करना, इसके चारों तरफ घूमना। जबकि परिभ्रमण या घूर्णन ये होता है वस्तु का अपने जगह खुद घूमना, अपने अक्ष पर घूमते रहना। वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है, वो तो है घूर्णन, और किसी दूसरी वस्तु के चारों ओर घूमती है, वो परिक्रमण। तो ये बीच में सूर्य के चारों तरफ ग्रह हैं, वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो परिक्रमण गति। वार्षिक गति या दिन रात का छोटा बड़ा होना, वर्ष का बनना, ऋतु परिवर्तन आदि परिक्रमण गति के कारण होते हैं। ऋतु परिवर्तन शब्द आ गया तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं। परिक्रमण करते समय 4 अवस्थाएं कौन कौन सी आती हैं? एक तो 21 मार्च, एक 21 जून, मार्च। सबसे पहले वर्ष के 4 टुकड़े कर लेते हैं। 3 का भाग वर्ष में 12 महीने में 4 का भाग लगाते हैं, 3 बार जाता है। तो 3-3 महीने के अंतराल पे, जैसे दिसंबर के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, मार्च आ गया, तीसरा महीना। फिर इसमें 3 जोड़ दो, छठा महीना। फिर इसमें 3 जोड़ दो, 9वां महीना। इसमें 3 जोड़ दो, 12वां महीना। इस प्रकार ये महीने मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर, ये 4 अवस्थाएं पृथ्वी की ऋतु परिवर्तन से संबंधित आती है। मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में। और इनमें तारीखें कौन सी आती हैं? इन 2 के लिए तो 21 तारीख याद कर लो। 21 मार्च, 21 जून। और इनके लिए 21 के बाद में 22, 23 आता है। तो सितंबर और दिसंबर, इनके लिए ये 21 और फिर 22 से दिसंबर के लिए याद करना। में इसमें 2 है, तो 22 में 2, ये याद कर लेना। 21, 22 और फिर 23, सितंबर के लिए 23, ये तारीखें याद कर लेना। मार्च में बसंत विषु अर्थात बसंत ऋतु शुरू हो जाती है ना उत्तरी गोलार्ध में, बसंत विषु। और जून में कर्क संक्रांति। जून में सूर्य की रेखा बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधी चमकती है। तो कर्क विषु या कर्क संक्रांति, बसंत विषु, ये मार्च और जून की स्थिति बता रहा हूँ मैं। 23 सितंबर बताया था ना, मार्च, जून और सितंबर तथा दिसंबर। मार्च में 21, जून में 21, फिर 22 दिसंबर के लिए याद कर लेना और 23 सितंबर के लिए। अब 23 सितंबर को सर्द विषु, यानी सितंबर में सर्द शुरुआत हो जाती है सर्दी की। 22 दिसंबर ये सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है।
तो मकर संक्रांति, वहाँ से वापस मुड़ जाता है। फिर 22 दिसंबर मकर रेखा पे सूर्य, 6 जून को कर्क रेखा पे सूर्य, और यहाँ से बसंत विषु और यहाँ से शरद विषु ये शुरू हो जाते हैं। उपसौर क्या होता है? पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास आ जाती है। उप का मतलब नज़दीक, पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नज़दीक आ जाती है तो उस अवस्था को उपसौर कहते हैं। ये स्थिति कब आती है? जनवरी महीने की 3 तारीख को, अर्थात 3 जनवरी को ये स्थिति उत्पन्न होती है उपसौर की। इसी प्रकार अपसौर, अप का मतलब होता है दूर। अपसौर पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर अपसौर में होती है, और वो स्थिति कब आती है? 4 जुलाई को। जुलाई में ज़्यादा दूरी और जनवरी में नज़दीक। ज्वार भाटा, सूर्य व चंद्रमा की अंश शक्तियाँ, ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होते हैं। ये पृथ्वी, मान लो ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा और ये सूर्य है। तो इन तीनों की, ये सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पृथ्वी की अपकेंद्रीय शक्ति अर्थात आकर्षित करना, तो इन तीनों गुरुत्वाकर्षण शक्ति व अपकेंद्रीय बल, इनकी वजह से क्या होता है? समुद्र का पानी ये अपनी तरफ खींचते हैं। तो स्थल है वो तो एकदम से ऊपर आ नहीं सकता, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, अपकेंद्रीय बल की वजह से। जो पृथ्वी पे जल है वो धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठना शुरू हो जाता है इस बल की वजह से। तो जब ये जल ऊपर उठेगा उसे ज्वार, और जब ये वापस गिरेगा उसे भाटा, वापस यहाँ पड़ने पर भाटा, और जब ये ऊपर चला जाता है तो ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार ज्वार भाटा आता कब है? सूर्य चंद्रमा के एक सीध में शक्ति लगती है। इसी क्रम में दोस्तों हम एक पवनों से संबंधित जानकारी और अर्जित कर लेते हैं। ये ग्लोब का चित्र देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव ऊपर लिखा है और 90 डिग्री ये दक्षिणी ध्रुव लिखा है ना। अब उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री यहाँ पर है, हमेशा बर्फ रहती है। आर्कटिक महासागर ऊपर यहाँ छोटे रूप में है। दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका महाद्वीप है, वो यहाँ महासागर के रूप में हालांकि मानते हैं, लेकिन वो अभी तक अप्राप्त है। 4 महासागर माने गए हैं। ऊपर वायुदाब पेटियों की तरफ हम एक बार थोड़ी नज़र दौड़ाते हैं। ये भूमध्य रेखा अपनी 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी कहते हैं, है ना। ये इसके 5 डिग्री इस साइड में और 5 डिग्री इस साइड में, ये 10 डिग्री इधर लिखा है, 10 डिग्री इधर लिखा है ना। तो इनके बीच हमेशा गर्मी रहती है, बहुत तेज़ गर्मी रहती है। और तेज़ गर्मी रहने की वजह से, ताप की वजह से क्या होगा? मौसम, हवाएं बिल्कुल शांत होंगी, न्यून वायुदाब होगा। वायुदाब क्या होगा? न्यून होगा, और न्यून वायुदाब होगा तो हवाएं ऊपर उठेंगी। हवाएं यहाँ से ऊपर उठेंगी और ऊपर उठकर कहाँ जाएंगे? एक स्थिति ऐसी आती है जब वे हवाएं यहाँ से ऊपर उठकर फिर वापस यहाँ से ऊपर आई, ऊपर आने के बाद में वापस कुछ इस साइड में और कुछ इस साइड में ऐसे बिखर जाएंगी, और ये ऐसे बिखर के फिर नीचे पृथ्वी की तरफ आएंगी। तो यहाँ से तो ये ऊपर उठी हैं, ऊपर उठ कर यहाँ ये वापस पृथ्वी पर नीचे की तरफ आ रही हैं। तो ये 30 से 35 डिग्री, ये 23.5 डिग्री लिखा है ना, 23.5 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी ध्रुव में, और 23.5 से
35 डिग्री ये दक्षिणी ध्रुव में, 23.5 डिग्री पे मकर रेखा और कर्क रेखा है। तो 35 डिग्री तक, यहाँ तक ये क्या है, ये पवने जो भूमध्य रेखा के आसपास का डोल्ड्रम वाला इलाका बोलते हैं इसको, यहाँ से उठी थी पवने, वे पवने बिखर कर ऊपर से वापस जमीन की तरफ है इसी पेटी में यहाँ आएंगी दोनों ध्रुवों में। तो ये दबाव बनेगा, यहाँ वायुदाब ज़्यादा होगा क्योंकि ऊपर से हवाएं अपना दबाव डाल रही हैं, यहाँ भी हवाएं अपना दबाव डाल रही हैं, लेकिन यहाँ से पवने ऊपर उठ रही हैं। तो यहाँ तो न्यून वायुदाब, यहाँ उच्च वायुदाब, ये लिखा हुआ है ना उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ये इसी वजह से हो रहा है कि यहाँ से पवने ऊपर उठी भूमध्य रेखा के पास से और ऊपर जाकर फिर ज़मीन की तरफ कहाँ वापस आती हैं, ये इस उच्च वायुदाब पेटी में उप उष्ण अर्थात उपोष्ण कटिबंध में ज़मीन की तरफ आ रही है वापस। तो यहाँ दबाव बढ़ेगा, यहाँ वायुदाब ज़्यादा होगा और यहाँ ऊपरी तरफ तो उत्तरी ध्रुव में तो स्थल है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव में जल की मात्रा ज़्यादा है। यहाँ जलयान चलते थे पुराने समय में, जलयान पानी के जहाज़ यहाँ से गुजरते थे। तो जब ये यहाँ से आते आते इस वायुदाब पेटी में प्रवेश करते थे, कौन सी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है, यहाँ प्रवेश करते थे, तो स्वाभाविक है यहाँ वायुदाब ज़्यादा होगा तो जहाज़ पे वजन भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो डूबने का खतरा न रहे इसलिए वे अपने साथ घोड़े लेकर आते थे। कौन? जहाज़ लाने वाले व्यापारी होते थे, वो अपने साथ घोड़े लाते थे और घोड़ों को जब वजन बढ़ता था तो वो घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया करते थे। और जैसे इस वायुदाब पेटी को पार किया तब वो जहाज़ हल्का हो जाता था वापस से। और कई तो कहते हैं कि घोड़े समुद्र में रह जाते थे और कई कहते हैं घोड़े तैरते रहते थे साथ में, और जैसे इसको पार किया तो वापस उनको जहाज़ में वापस बैठा लेते थे। लेकिन जैसे भी हो, इसे इन घोड़ों की वजह से असव अक्षांश भी बोलते हैं। इस वायुदाब पेटी को असव अक्षांश, जो कि 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में है, इसे 30 से 35 डिग्री भी लिखा हुआ कई बार आता है, तो हमें ये याद रखना है। अब एक बात और देखो, यहाँ से पवने ऊपर उठी, यहाँ नीचे की तरफ आई, वायुदाब बढ़ा तो नीचे टकरा कर आगे पृथ्वी आ गई। फिर पवने क्या होंगी, यहाँ से कुछ इस साइड में जाएंगी, कुछ इस साइड में जाएंगी, बिखर जाएंगी, ज़मीन पर टकरा कर वायुदाब बढ़ेगा, ज़मीन पर टकरा कर पवने एक बार फिर से यहाँ से दोनों तरफ बिखरेंगी। अब ये पवने तो वापस इस भूमध्य रेखा के पास आकर ऊपर चली जाएंगी। इसी प्रकार ये दक्षिण की तरफ ये पवने जा रही हैं, तो ये इस कटिबंध में आकर वापस ऊपर की तरफ चली जाएंगी, यहाँ ऊपर की तरफ उठेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ उठेंगे। भूमध्य रेखा पर पवने ऊपर की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब यहाँ न्यून वायुदाब है, और यहाँ भी ये पवने ऊपर की तरफ उठ रही हैं। इस 60 से 65 डिग्री के बीच लगभग मानते हैं, लेकिन ये 45 से 65.5 लिखा है, जो भी है ये लगभग 60 से 45 डिग्री के बीच का जो कटिबंध है पेटी है, इसमें हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं। तो ऊपर की तरफ हवाएं उठने का मतलब यहाँ वायुदाब न्यून है, कम वायुदाब है, और इसी वजह से इसे निम्न वायुदाब पेटी के नाम से जाना जाता है। हवा यहाँ से उठी, यहाँ नीचे आई, फिर यहाँ से वापस उठी, यहाँ ऊपर उठ रही है ना, ध्यान से देखो, ये ऊपर उठ रही है, तो ऊपर उठ रही है इसका मतलब वायुदाब न्यून है, निम्न है, तो इसलिए इसको 60 से 65 डिग्री के बीच वाली वायुदाब पेटी, इसको निम्न वायुदाब पेटी भी कहते हैं। और जब ये पवने यहाँ से ऊपर उठेंगे तो फिर एक पोजीशन ऐसी आएगी, एक स्थिति के ऊपर से ये वापस क्या होंगे, नीचे की तरफ घूमेंगी। इस प्रकार यहाँ घूमे थे, कुछ इस साइड में और कुछ इस साइड में, तो कुछ इस साइड में आएंगी, वो कहाँ आ रही हैं, ध्रुवों की तरफ। तो ध्रुवों की तरफ आ रही हैं वापस से, वहाँ फिर पुनः क्या होगा, उच्च वायुदाब बनेगा, क्योंकि हवा का दबाव बढ़ेगा,
हवा का दबाव बढ़ेगा तो यहाँ वायुदाब बढ़ेगा। तो इस प्रकार है, यहाँ वायुदाब ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, बस यही क्रम उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा वायुदाब। ये वायुदाब पेटियाँ हम इन पवनों की सहायता से समझ चुके हैं। अब देखिए, मैं यहाँ एक और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि पवनें यहाँ से ऊपर उठी, यहाँ नीचे आई, नीचे आने के बाद ऐसे, मैं दोबारा एक ऐसे बता रहा हूँ, ये नीचे आई, नीचे आने के बाद हमें पता है ज़मीन से टकरा कर ये कुछ इस साइड में जाएंगे, कुछ इस साइड में जाएंगी। तो ये इस साइड में आ रही है ना, ये कुछ इस साइड में आ रही हैं, कुछ इस साइड में जा रही हैं। तो बस यही पोजीशन इनमें देखिए, ये तीर के निशान बने हुए हैं, ये कुछ तो इस साइड में जा रहे हैं और कुछ इस साइड में आ रहे हैं। तो भूमध्य रेखा की तरफ है, दोनों गोलार्धों में ध्यान से देखिए, तीर के निशान है, ये भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हैं। ये आ तो ऐसे रहे हैं दोनों तरफ से, ये बीच में भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है पवनें। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी घूमने की वजह से इनकी दिशा वो थोड़ी चेंज हो जाती है। ये उत्तरी गोलार्ध में तो किस साइड से आ रही हैं, उत्तरी और पूर्वी, उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण, ये देखिए, ये उत्तर है, ये पूर्व, तो उत्तर पूर्व से ये दक्षिण और ये पश्चिम ऐसे आ रहे हैं, ये तीर के निशान इस प्रकार आ रहे हैं। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ ये तीर के निशान आ रहे हैं, इसका मतलब दिशा इनकी थोड़ी चेंज होगी। यही प्रश्न में पेपर में पूछते हैं ज़्यादातर कि दिशाएं, पवनों की दिशा, व्यापारिक पवनें हैं ये, व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार से चलती हैं। तो व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ आ रही हैं। अगर दक्षिण गोलार्ध में पूछ लें तो इसका उल्टा होगा, दक्षिण गोलार्ध में इस साइड से, यानी ये क्या हो गया, दक्षिण गोलार्ध में इस साइड से ऐसे आ रही हैं। तो पूर्व और दक्षिण, यानी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ जा रही हैं, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ दक्षिण गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बात कर रहा हूँ मैं, व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। उम्मीद करता हूँ जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे ये कॉन्सेप्ट। अब आते हैं पछुआ पवनों की तरफ। ये पछुआ पवनें वही पवनें जिनकी वजह से हमारे मानसून आता ना, ये पछुआ पवनें हैं। अब पोजीशन वही है, कारण वही है, पवनें यहाँ से ऊपर उठी थी और फिर वापस यहाँ इस उपोष्ण कटिबंध पे वायुदाब बढ़ा। यहाँ जब नीचे ज़मीन की तरफ पवनें आई तो ये ज़मीन से टकरा कर कुछ इस साइड में चली गई, कुछ इस साइड में। तो इनके बारे में तो इस साइड में इनको व्यापारिक पवनें बोलते हैं, और कुछ इस साइड में गई उनको हमें पछुआ पवनें बोलते हैं। ये पछुआ पवनें, इनकी दिशा भी इसके ठीक उल्टी होगी पृथ्वी की घूर्ण गति की वजह से। ये इसका ट्रिक रूप में आप याद रखें तो और भी ठीक रहेगा। जैसे ये तीर के निशान है, हमने शुरू में एक व्यापारिक पवन के तीर का निशान पकड़ लिया, याद कर लिया। ये देखिए एक तीर का निशान है, इसमें तीर ऐसे आ रहा है, तो इसके ऊपर वाला कटिबंध है, इसमें इसका उल्टा कर दो बस। ये पछुआ पवन में तीर का निशान ऐसे लगा दो। फिर आगे जो भी कटिबंध है किसी भी नाम से आए चाहे, उसमें इसका फिर उल्टा कर दो, ये ऐसे घुमा दिया। तो ध्रुवीय पवन, ये तो ध्रुव के पास ध्रुवीय पवन, और ये पछुआ पवन है, और ये व्यापारिक पवन है। इसी प्रकार है दक्षिण गोलार्ध में ये भूमध्य रेखा के पास वाली ये व्यापारिक पवन है, फिर पछुआ पवन है, और फिर ध्रुवीय पवन है। और तीर का निशान, ये आप एक सिर्फ व्यापारिक पवन के तीर का निशान ये याद रख लो, फिर सारे इसके उल्टे हो जाएंगे। अब ये
अगर तीर का निशान नीचे की तरफ है तो इसमें तीर का निशान ऊपर की तरफ लगा दो और फिर इसमें तीर का निशान नीचे की तरफ लगा दो, नीचे ऊपर नीचे। ऐसे ही दक्षिण गोलार्ध में ऊपर है तो ऊपर नीचे ऊपर। बस ये साथ में याद रख लो क्रम। व्यापारिक पवन सबसे बीच में, व्यापारिक पवन है भूमध्य रेखा के पास, फिर पछुआ पवन है और फिर ध्रुवीय पवन है। अब यहाँ व्यापारिक पवनों में और पछुआ पवनों में, ये पछुआ पवन है, ये देखिए 35 डिग्री के बाद ये पछुआ पवन है यहाँ आती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दक्षिण गोलार्ध में यहाँ जल यानी समुद्र है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर, ये समुद्र है, बहुत गहरे गहरे समुद्र है, पानी पानी है चारों तरफ। तो जब ये पवनें चलती हैं तो धीरे धीरे इनके कोई रुकावट होती नहीं है, ये अपनी गति अपने आप ही इनकी गति तेज हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत भयंकर रूप से विकराल रूप धारण कर लेते हैं ये। तो 40 डिग्री पर पहुँचते पहुँचते इनका नाम पड़ जाता है चालीसा, और 50 डिग्री पर 50सा, और 60 डिग्री आते आते ये 60, चीखता 60, भयंकर 50सा। इस प्रकार है ये 40सा, 50सा, 60 ये इन पछुआ पवनों के नाम है। और इन पछुआ पवनों के ठीक ऊपर ये देखिए ये कौन सा, ये कटिबंध भी पूछ लेते हैं, उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध ये है और उपोष्ण कटिबंध ये है। ये उत्तरी गोलार्ध में, ये दक्षिण गोलार्ध में। उच्च वायुदाब यहाँ है, उच्च वायुदाब यहाँ है। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप जीवन में इस वायुदाब वाले कॉन्सेप्ट, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवनों के बारे में, और ये दाब कटिबंध है इनके बारे में, ताप कटिबंधों के बारे में आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। तो इसी के साथ, और हाँ, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बनते हैं वो अगले वीडियो में हल करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर ये अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अच्छा, नमस्कार, जय हिंद।